तो चलिए सीधे आपको धमतरी लिए चलते हैं, जहां धमतरी पर विकास की चर्चा की जाएगी। धमतरी के विकास का रोड मैप आज इस बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में तैयार किया जा रहा है। बंसल न्यूज के स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी को भी बुलाना चाहूंगा, वो मंच पर आए और जो विंध्यवासिनी माता जी हैं उनके चित्र पर माल्यार्पण करें और दीप प्रज्वलित करें। इस पूरे दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के दौरान मैं धमतरी कलेक्टर पीएल एल्मा जी को, साथ ही धमतरी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शरद लोहाना जी को और धमतरी महापौर नगर निगम विजय देवांगन जी के साथ नीलम जी को भी बुलाना चाहूंगा कि वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल हो। जी आइए। तो ये सीधी तस्वीरें आप धमतरी से देख रहे हैं। रामगोपाल अग्रवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शरद लोहाना, महापौर विजय देवांगन इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आप देख सकते हैं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की जा रही है। सीधी तस्वीरें। और आज बंसल न्यूज पर यह खास कार्यक्रम, जहां धमतरी के विकास की चर्चा की जाएगी। धमतरी के विकास को किस तरह से, किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए, वो रोड मैप तैयार किया जाएगा। धमतरी को एक अलग लेके चलती है और माता जी के माल्यार्पण जो है वो अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जा रहा है और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जो है वो पूरा हुआ है। हम इस कार्यक्रम में जो है माता जी के जो स्वरूप है और जो यहाँ पर उनका मुख्य रूप से माता जी को माना जाता है, वो अपने आप में पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों में भी प्रचलित है। तो अग्रसेन भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, जहां बंसल न्यूज खबरों के साथ साथ सामाजिक सरोकार को हमेशा ही निभाता रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा है। और आज धमतरी का विकास पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। तमाम दिग्गज किस तरह से इनकी सोच है धमतरी को आगे बढ़ाने की, विकास का रोड मैप तैयार करने की, तो ये चर्चा आज की जाएगी। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वो अपना स्थान मंच के नीचे ग्रहण करें और छत्तीसगढ़ बंसल न्यूज स्टेट एडिटर से अनुरोध करूंगा कि वो अग्रवाल जी का बुके देकर सम्मान करें। नमस्कार धमतरी, कैसे हैं आप लोग। धमतरी से आज हम इस विकास की संभावनाओं का धमतरी और धमधा धमतरी, धनहा धमतरी, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामगोपाल अग्रवाल जी कहते हैं कांग्रेस में जब कोई विपदा आती है तो एक आरजी वहां संभालने के लिए खड़े रहते हैं, और कांग्रेस के संगठन और सरकार में कोई विपदा आती है तो एक आरजीए हमारे छत्तीसगढ़ में खड़े होते हैं रामगोपाल अग्रवाल जी। मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका सर। मैं सर शुरुआत इसी बात से करता हूं कि धमतरी में कहीं भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है सर। महात्मा गांधी से लेकर हर चीज की मैं बात करूं, तपोभूमि है, भगवान श्री राम का भी नाम यहां से जुड़ा हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से भी हमने देखा है कि धमतरी, सिहावा, गंगरेल डैम को हमने देखा है, अलग ही पहचान है, महानदी का उद्गम स्थल है। शुरुआत मैं वहीं से करूंगा सर। धमतरी में चूंकि राइस मिल है, अपने आप में धनहा मतलब उपजाऊ धरती जिसे कहते हैं उसे धनहा कहा जाता है। इस धमतरी के बारे में बताना चाहेंगे, क्या परिकल्पना थी और क्या परिकल्पना ये 3.5 साल में आपको साकार होती नजर आ रही है। सर्वप्रथम मैं मां विंध्यवासिनी के श्री चरणों में सादर नमन करता हूं। और धमतरी का नाम कभी जमाने में बोलते हैं, हमारे बुजुर्गों से सुने हैं कि धर्म तरह ही रहा है। जहां मां विंध्यवासिनी का शक्तिपीठ है, भुवनेश्वर मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर है, यहाँ किले का हनुमान मंदिर है, राम मंदिर है, भैरव मंदिर है,
तो धमतरी हमेशा धर्म के कामों में लगे रहे धमतरी के लोग, इसलिए इसका नाम धर्मतरी था। जहाँ तक धनहा धमतरी है, तो आज मैं पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी को याद करना चाहूँगा कि धनहा धमतरी के पीछे उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। गंगरेल बांध होने के कारण यहाँ किसान लोग 2 फसल 3 फसल ले पा रहे हैं, और धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में, मैं सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, पर छत्तीसगढ़ के अंदर अगर बाउल ऑफ पैडी बोलेंगे तो वो है धमतरी। और यहाँ सर्वाधिक राइस मिलें, लगभग 150 के आसपास राइस मिले हैं, जिले में मिला के कम से कम 250 की राइस मिले होंगी। और धमतरी के मिलर्स ने हमेशा शासन की नीतियों के तहत काम किया है। कई सालों से, पिछली सरकार 15 साल रही तो मिलर्स की कमर टूट चुकी थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, पर यहाँ की आर्थिक की बुनियाद राइस मिल इंडस्ट्री से रखी जाती है। एक किसान है और एक राइस मिल। किसान, मिलर्स और उपभोक्ता का चोली दामन का साथ है। इसलिए राइस मिलर्स एक व्यापारी होते हुए लोगों की भावना थी कि राइस मिलर्स ये करते हैं वो करते हैं। अगर राइस मिलर्स, किसान खुशहाल है तो राइस मिलर्स अगर वो भी खुशहाल है तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का आर्थिक जो फाइनेंशियल फ्लो है वो बरकरार सही ढंग से चलेगा। विषम परिस्थितियों में भी यहाँ के मिलर्स ने शासन की योजनाओं के तहत में कस्टम मिलिंग का कार्य किया। मैं चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि धमतरी में जो उपार्जित धान की मिलिंग करने के पश्चात जो जिले के मिलर्स मिलिंग नहीं करते थे, उन जिलों से भी, चाहे वो कांकेर हो, महासमुंद हो, गरियाबंद हो, राजनांदगांव हो, वहां की पैडी को बुला के शासन का काम को संपादित करते रहे। हम लोगों ने ये परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि ऐसी नीति बनाई जाए कि जो चावल उद्योग संकट के दौर से बाहर निकले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े उदारता से जो नीति बनाई है, चाहे औद्योगिक नीति हो, चाहे राइस मिलर्स के लिए नीति हो, भूतो न भविष्य हो, वो आज राइस मिलर्स यहाँ खुशहाल है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, और इसका सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जाता है। सर, धमतरी में हालांकि विधानसभा वार अगर स्थिति देखें तो धमतरी में 3 सीटें हैं सर। कांग्रेस के पक्ष में केवल 1 सीट है सिहावा, लेकिन वो सिहावा का बहुत अलग महत्व है। पौराणिक कथाओं में भी मैं बात करूं तो शायद भीमा कोटेश्वर धाम, जिसकी तो शायद प्रसिद्धि अब विश्व स्तर पर हो चुकी है। पर्यटन के क्षेत्र में सिहावा में बहुत कुछ किया और भी जा सकता है सर। गंगरेल जिस तरह से डेवलप हो रहा है, जिस तरह से आगे धमतरी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं लगता कि पर्यटन में अपार संभावनाएं अभी भी इस धमतरी जिले में बची हुई हैं? क्या आने वाले समय में क्या बेहतर प्लान्स होंगे धमतरी के लिए? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब धमतरी मिनी गोवा के नाम से भी जाने लगा है, तो क्या महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी पर्यटन के क्षेत्र में जिसमें धमतरी आगे बढ़ सकता है? सबसे पहले मैं सिहावा का जिक्र करूंगा। महानदी का उद्गम स्थान श्रृंगेरी पर्वत से होकर आता है, और जहाँ तक कोटेश्वर धाम की बात है तो मैं बीच में एक बार मुझे जाने का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मौका मिला। बड़ी अद्भुत जगह है वो, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं। जो नहीं गए हैं सबको जाना चाहिए, और साक्षात शिव भगवान वहाँ विराजे हुए हैं। वहाँ का वातावरण, वहाँ के पेड़ पौधे लताएं अपने आप में सब जागृत हैं। ये कोटेश्वर धाम की महिमा है, और निश्चित तौर पर इसकी महिमा धमतरी छत्तीसगढ़ से भी बाहर जा चुकी है। और शायद आपको पता नहीं होगा, एक जबर्रा गांव है दुगली के पास, वहाँ पर्यटक केंद्र बने हुए हैं, जो भी वहाँ रहने की व्यवस्था। तो यहाँ धमतरी जिले के अंदर में फॉरेनर टूरिस्ट भी आके जा चुके हैं। कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और करीब करीब वो संख्या 750 के आसपास है। तो पर्यटन की यहाँ अपार संभावनाएं हैं। गंगरेल को जिस ढंग से विकसित किया जा रहा है, वहाँ मोटल बन गए, टूरिज्म के मोटल बन गए, वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं, और गंगरेल का एक नज़ारा अपने आप में बड़ा अलौकिक है। रह गया उसमें आगे भी योजनाएं हैं, उसमें आइलैंड भी हैं। मैं उसी पर आना चाह रहा था कल साहब। मैं लोगों से बातचीत मैंने की तो सबका यही कहना है कि अब डेस्टिनेशन वेडिंग का काफी महत्व बढ़ता जा रहा है। अगर वो आइलैंड को विकसित कर दिया जाए शायद आने वाले समय में। निश्चित तौर पर हम लोगों की सोच है, यह पिछले मध्य प्रदेश के समय भी मैंने इस चीज़ को सोचा था, उसकी फाइल भी मूव हुई थी, पर वो उसमें मैं सफल नहीं हो पाया था। डैम के बीच में 4 या 5 आइलैंड हैं,
जिसमें एक सबसे बड़ा है। उस आइलैंड में कोई भी बड़े ग्रुप को लाकर वहाँ पर्यटक केंद्र बनाया जाए, वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ वाटर एजुकेशन जिसको बोलते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं, चाहे नौका विहार की प्रतियोगिताएं हो, यह वहाँ चालू करने से निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के युवाओं को लाभ मिलेगा। और डेस्टिनेशन मैरिज वगैरह तो बात की चीज़ है, क्योंकि गंगरेल का अपना एक महत्व है। अगर गंगरेल में हम गंदगी डालना चालू कर देंगे तो उसकी वो शुद्धता और उसका महत्व को हम लोग बरकरार कितना रख पाएंगे। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डैम की सुरक्षा सर्वप्रथम है, क्योंकि डैम से बना पूरा प्रदेश वहाँ से पानी पाता है, रायपुर तक पानी जाता है, भिलाई स्टील प्लांट को पानी जाता है। भिलाई स्टील प्लांट चल रहा है तो धमतरी जिले के महानदी से उनको पानी की आपूर्ति होती है। और पर्यटन केंद्र में अगर वो आइलैंड विकसित करने में सरकार और जनता का सहयोग और आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर पर उसको विकसित करेंगे और वह पूरे प्रदेश और देश के लोग वहाँ देखने आएंगे। जैसे एसएल वर्ल्ड हुआ करता था, बेंगलोर में वेंड्रेला हुआ करता था, तो वो हम लोगों की बनाने की एक मतलब कल्पना है उसको। इसके पूर्व भी कुछ प्रस्ताव बने हुए हैं। अब उस पर शासन स्तर पर, क्योंकि पिछले 3.5 साल में आप देख रहे हैं कि राज्य की क्या स्थिति रही है और केंद्र सरकार का हमको क्या सहयोग मिला है। आज 1 लाख करोड़ से ऊपर की हमको लेनदारी है, तो कहीं से सहयोग नहीं है। वो तो सबसे बड़ा अगर अर्थशास्त्री इस प्रदेश में है तो भूपेश बघेल। मैंने उनके मुंह पे कहा इस चीज़ को। मैंने उनसे निवेदन करते हुए कहा कि हम लोग व्यापारी लोगों की जब वो बैठक लिया करते थे तो बैठक में जब वो अपनी बातों को करते थे तो चैम्बर के लोगों ने कहा कि जो चीज़ हम सोच के आए थे वो चीज़ आप बोल रहे हैं। तो आपसे बड़ा व्यापारी इस प्रदेश में कोई नहीं है। जो अर्थव्यवस्था को कैसे करना है, कैसे उसको संतुलित करके प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी को पारंगत हासिल है। अग्रवाल साहब, छत्तीसगढ़ में इन 22 सालों का अगर इतिहास हम देखें तो 18 साल तकरीबन जो है, शुरू के 3 साल आपके पास रहे हैं, फिर उसके बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी के पास रहे हैं। लेकिन इस सरकार और उस सरकार में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आम आदमी तक डायरेक्ट जैसे कैश बेनिफिट आप ट्रांसफर पहुंचा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि किसान, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जब मजबूत होगी निश्चित तौर पर शहर मजबूत होगा, शहर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ कृषि मजदूर न्याय योजना और छत्तीसगढ़ भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ये 2 महत्वपूर्ण वो योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। धमतरी जिले में इस योजना के बारे में अब तक क्या काम हो पाया, उसके बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम हम लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों का धान 2500 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे। तो सरकार की बागडोर संभालने के बाद पहला साल तो 2500 रुपये का भुगतान किसानों के खाते में सीधा गया। दूसरे साल में केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपये भी अगर ऊपर किसानों को देते हैं तो आपका चावल एफसीआई के माध्यम से नहीं खरीदा जाएगा। प्रदेश की विकास, प्रदेश की अर्थव्यवस्था किसान पर आश्रित है। चावल अगर नहीं खरीदते तो हमारे प्रदेश की क्या स्थिति होती। तो उसमें धमकी भी मिली, कई चीज़ों के अड़ंगे भी हुए। इस मंच से कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। सीएम साहब ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एक ऐसी योजना लाई जिसका नाम दिया राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसमें 9,000 रुपये प्रति एकड़ का किसानों को सीधा उनके खातों में अंतरण हुआ। वह अंतरण किसानों को सीधे मिलने से 4 किस्तों में दिया गया, अर्थव्यवस्था को बैलेंस करते हुए। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हमने अपना वादा पूरा किया। जो करना था, राहुल जी का वादा था, भूपेश बघेल जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका संकल्प था। और हमारी घोषणा पत्र में प्रथम चीज थी कि 2500 रुपये धान में किसानों का उपज खरीदा जाएगा। तो उसको खरीदने में हम लोग सफल रहे। आज भूपेश है तो भरोसा है बोलते हैं, नहीं तो पहले बहुत बातें हुई। 300 रुपये बोनस देंगे, पहले साल दे दिए, आखिरी साल दे दिए। 2100 रुपये देंगे, वो नहीं दिया गया। तो कमिटमेंट जो था
आप खुद कल्पना करें आदित्य जी कि भाजपा के सरकार और भूपेश के 3.5 साल के कार्यकाल में भूपेश ने जो कहा है वो किया है, और बीजेपी ने कहा है वो कुछ भी नहीं किया जनता के साथ। अग्रवाल साहब, श्री राम वो नाम है जिसके सहारे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश की राजनीति चलती रही है अब तक। बीजेपी श्री राम को अपना नाम बताकर श्री राम के सहारे अब तक उन्होंने सत्ता हासिल की है, लेकिन भगवान श्री राम को आप लोग भी नहीं छोड़ना चाहते। आप लोग भी भगवान श्री राम, क्योंकि जब भी सीएम साहब से बात होती तो उनका कहना है उनके भगवान श्री राम और हमारे भगवान श्री राम में बहुत अंतर है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि देखिए राजनीति हो चाहे हमारी विचारधारा हो चाहे संस्कृति हो, भगवान श्री राम का अलग ही महत्व है सभी जगह। भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं और हमसे बड़े हिंदू तो वो नहीं है। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा हम लोग कर्म से हिंदू हैं, उनका राम सिर्फ वोट के लिए है और नोट के लिए है। चंदा भी खूब किए और सरकारें भी बनाए। हम लोगों ने राम को की मार्केटिंग नहीं की, हम लोगों ने राम को पूजा है, उन लोगों ने मार्केटिंग की। बेसिक फर्क। राम छत्तीसगढ़ के भांजे के स्वरूप में जाने जाते हैं। माता कौशल्या का यहीं का है कौशल क्षेत्र। माता कौशल्या के मंदिर को विकसित कैसे किया वो आपने भी देखा होगा। वो अपने आप में एक आज एक पर्यटक स्थल है छत्तीसगढ़ का, और हिंदुस्तान का पहला माता कौशल्या का मंदिर है। और भूपेश बघेल जी ने देखा कि रामचंद्र जी के वनवास का बहुत सर्वाधिक काल छत्तीसगढ़ से गुजरने में बीता है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में, बिहड़ में, दंडकारण्य में भगवान राम ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया। तो रामचंद्र जी जिस रास्ते से गए थे वन गमन, तो पहला प्रोजेक्ट उन्होंने लिया राम वन गमन पथ। तो उसमें राम को हम छोड़ते नहीं, जो आप कह रहे हैं। राम हमारे साथ है। हमने राम की मार्केटिंग नहीं की है, उन्होंने मार्केटिंग की, इतना ही फर्क है। हम लोग आगे भगवान राम की हो चाहे गौ माता की हो, आज वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हम सभी वर्गों के साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। पर ऐसा नहीं कि हम लोग अपने आराध्य को नहीं मानते, अपनी गौ माता को नहीं मानते। आज गौ माता की जो सेवा छत्तीसगढ़ में हो रही है, आज इस चीज को उत्तर प्रदेश में भी चुनाव के समय मोदी जी को मंच से बोलना पड़ा, योगी जी को अपने घोषणा पत्र में लेना पड़ा। आपको बता दूं, गोधन न्याय योजना का सिंबल के सहित झारखंड ने उसको लागू किया है। तो हम लोगों ने मतलब कोई इसको वोट की राजनीति के तहत नहीं किया है। छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी धार्मिक और बड़ी भावनात्मक विचार रखने वाली जनता है, उनकी भावनाओं के अनुरूप ये काम हुआ है। रामगोपाल साहब, मैंने बहुत बड़े बड़े नेताओं को अब हालिया 3-4 सालों 3.5 सालों में गेड़ी चढ़ते देखा है, रोका छेका में शामिल होते देखा है। वो छत्तीसगढ़ की परंपरा, वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो कहीं खो सी गई थी, अब छत्तीसगढ़िया ये कहता है कि छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, मेरे छत्तीसगढ़ की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ियों की सरकार आई है। संबल प्रदान करता है अंदर से कि जो हमने शुरुआत की थी आज उसका प्रतिसाद दिख रहा है। सीएम साहब की स्पष्ट मान्यता थी। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के में भी जब बैठकों का दौर चल रहा था तो उन्होंने कहा था उस क्षेत्र का विकास और उस क्षेत्र की जनता से तभी आप जुड़ पाओगे जब उसकी संस्कृति के साथ आप चलेंगे, उनकी परंपराओं का पालन करेंगे, उसकी संस्कृति को विकसित करेंगे। भूपेश बघेल जी ने वही किया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो विलोपित हो चुकी थी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 18 सालों के अंदर में, चाहे वो गेड़ी चढ़ना हो, चाहे हरेली का त्यौहार हो, चाहे बच्चों को गांव-गांव में फुगड़ी का प्रतियोगिता कराकर शुरुआत थी। वो रोका छेका का मतलब ये था कि जो घूमते हुए पशु, आवारा पशु नहीं कहूंगा मैं उनको, जो खेतों में घुसते थे उनको रोककर गोठानों में उनको स्थान दिया जाए। गोठान को विकसित करने के पीछे मनसा वहां कोई गौशाला खोलने की नहीं थी, उसकी मनसा गाय की सेवा करने की थी। गोबर हम लोग 2 रुपए किलो खरीद रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पहला राज्य है। और निश्चित तौर पर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है इसमें एक अच्छी बढ़ोतरी भी हो जाए। और उस गोबर खरीदी में इन लोग कहते थे कि बहुत बड़ा घोटाला होगा, चारा घोटाला से बड़ा होगा। तो गोबर खरीदी का एक भी पैसा आज मैं यहाँ की जनता को ही बताना चाहूंगा, नकदी या कैश के माध्यम से नहीं हुआ,
गोबर खरीदी का पैसा गोबर विक्रय करने वाले हितग्राही के खाते में सीधा बैंक के माध्यम से गया। दूसरी चीज, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने, वहां के गोठान क्षेत्र के निवासियों ने उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया। अब वर्मी कंपोस्ट के पीछे उनकी धारणा माननीय मुख्यमंत्री जी की यह है, मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि यह स्वरूप सिर्फ उन्हीं के कारण हुआ है। उनके दिमाग की उपस्थिति हम लोग के सोच से बाहर की चीज थी। वर्मी कंपोस्ट ये था कि छत्तीसगढ़ की धरती की उर्वरक क्षमता, वो बोलते भी थे कि धमतरी तुम्हारा जिला है सर्वाधिक रासायनिक खाद उपयोग करने वाला है। तो जमीनों की हालत ये हो गई, जमीन जर्जर हो चुकी, उर्वरक क्षमता खत्म हो गई है। हम अपने किसानों को, अपने आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखने के लिए अगर हम ऑर्गेनिक की ओर बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जो बीमारियां हो रही है उस बीमारियों से बचेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट, और आज की डेट में वर्मी कंपोस्ट इसलिए हम लोगों को वरदान हो गया है कि भारत सरकार हम लोगों को यूरिया और रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। हमारी आवश्यकता का 25% ही खाद यहाँ आ रहा है, तो किसानों को मजबूरन वर्मी कंपोस्ट डालना पड़ रहा है। यह अच्छे काम का एक अच्छी शुरुआत है कि छत्तीसगढ़ के खेत में अगर वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से फसल उगेगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो वरदान साबित होगी। अग्रवाल साहब, जब लोगों का पैसा चिट फंड कंपनियों में जाता था तो लोगों को ये विश्वास होता था कि ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा। पिछली पॉलिटिकल पार्टीज के कई नेताओं को उन चिट फंड कंपनियों के मालिकों के साथ फोटो भी सार्वजनिक करते हमने देखा था। इन 3.5 सालों में वो पैसे लोगों की जेब में आ रहे हैं। और देखिए, जब आम आदमी का पैसा, जो उसकी मेहनत का कमाई का पैसा होता है, वो अगर डूब जाता है और वो वापस मिलता है, उसकी खुशी अलग उसके चेहरे पर नजर आती है। धमतरी जिले में भी चिट फंड कंपनियों का काफी पैसा वापस किया गया है। इस विषय पे थोड़ा सा जानकारी देंगे। चिट फंड कंपनियों की जहां तक बात है, प्रदेश के तत्कालीन मुखिया, वहां सांसद लोगों ने चिट फंड कंपनियों के दफ्तरों का उद्घाटन तक किया था। और वह चिट कंपनी तत्कालीन शासन में तत्कालिक शासकों के संरक्षण में पनपी फूली और छत्तीसगढ़ के गरीब जनता का पैसा लेकर यहां से चंपत हो गई। हम लोग जब विपक्ष में थे तो चिट फंड कंपनियों से जो प्रभावित हमारे निवासी थे, उनकी लड़ाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने लड़ी और हमने वादा किया था कि सरकार अगर आती है तो चिट फंड कंपनियों का पैसा हम वापस दिलाएंगे और यहाँ की जनता को छलने वाले के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो हमने करके दिखाया। जैसे जैसे मिल रहे हैं, आप समाचार पत्रों में देखते हैं कि कोई रांची से गिरफ्तार है, कोई हरियाणा से गिरफ्तार है, कोई यूपी से गिरफ्तार है। उनकी खरीदी हुई संपत्तियों को विक्रय करके हितग्राहियों को वापस किया गया है। जो प्रभावित लोग धमतरी जिले में भी हुआ है, पूरे प्रदेश में हुआ है और सैकड़ों करोड़ रुपए अभी तक चिटफंड कंपनियों से वसूली कर भूपेश सरकार ने वो पैसा हमारे नागरिकों को वापस किया है। आदिवासी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें तो 29 आदिवासी सीटें, जिसमें 27 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में हैं। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो पेसा कानून, जिसको ये बात आ रही कि अगले कैबिनेट में शायद पेसा कानून आ भी जाए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज अग्रवाल साहब, वन अधिकार पट्टा। जो वन अधिकार पट्टा धमतरी में भी काफी डेवलपमेंट का काम हुआ है, काफी वन अधिकार पट्टा लोगों को दिया गया है। इसके विषय में चूंकि ये आदिवासियों के लिए वो महत्वपूर्ण चीज होती है जिसके लिए आदिवासी इंतजार करता है कि उसकी सरकार आए तो कम से कम उस वन अधिकार क्षेत्र में उसको पट्टा तो मिले। इसके बारे में जानकारी देंगे। वन अधिकार पट्टा की जो बात है, FRA, उसमें 3 कैटेगरी में पट्टा दिया गया है। व्यक्तिगत रूप से, सामुदायिक रूप से और सामुदायिक वन संसाधन समिति के माध्यम से। धमतरी जिले में अगर तीनों का मिला के हम देखें तो 3.5 लाख हेक्टेयर का वन अधिकार पट्टा जिले के अंदर में दिया गया है। वह अपने आप में कीर्तिमान है। और प्रदेश में लाखों हेक्टेयर का पट्टा, विशेषकर बस्तर जो वनांचल क्षेत्र हैं, वहाँ वन अधिकार पट्टा दिया जा रहा है। जो पात्र हैं उनको वन अधिकार पट्टे में सारे कलेक्टर महोदय लोगों को शासन का स्पष्ट निर्देश है कि आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा तत्काल दिया जाए, उनको घुमाया ना जाए। और वन अधिकार पट्टा देने में आदिवासी समाज ने भूपेश बघेल जी को सम्मानित और आभार भी व्यक्त किया है। आदिवासियों के विकास की बात है तो सबसे पहला निर्णय था 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ते की खरीदी।
₹4,000 प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ते की खरीदी बोलते बनता है, हम लोग ₹4,000 बोल रहे हैं। आप ₹4,000 की कल्पना करें तो पूरे हिंदुस्तान में ये दर नहीं है। 2,000, 1,800, 2,200 ये है। मतलब मार्केट से भी डबल हमारे वनों में निवास करने वाले आदिवासी भाइयों के उत्थान के लिए इस सरकार ने किया। उसके अलावा समर्थन मूल्य में पहले हम सिर्फ धान खरीदते थे, अब रागी, कुटकी, जंगल भी लगाएंगे तो उसका भी ₹10,000 प्रति एकड़ से देने का निर्णय हुआ है। तो यह सरकार चाहे आदिवासी हो, गरीब हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सभी के वर्गों के लिए काम कर रही है। कोई नहीं बोल सकता कि भूपेश सरकार सिर्फ एक वर्ग के लिए काम कर रही है, भूपेश सरकार सिर्फ 5 वर्ग के लिए काम कर रही है। ये व्यापारिक नगरी है। मैं भी व्यापारिक परिवार से आता हूं। व्यापार जगत में जितना कांग्रेस ने किया किसी ने नहीं किया है आज तक, चाहे चावल का उद्योग हो, चाहे चैम्बर का हो। यह सरकार बनने के बाद ये था कि सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को चैम्बर के कार्यक्रम में मैं साथ में था। उन्होंने मांग पत्र दिया। मांग पत्र में जितनी चीजें दी हुई थी उससे अधिक मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री था प्रदेश का जो चैम्बर के ऑफिस में जाकर कार्यक्रम किया। नहीं तो बड़े बड़े ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होते थे। मुख्यमंत्री जी बोले नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और घर आके मैं आप लोगों से सम्मानित होऊंगा। तो आज यह एक मिसाल उन्होंने कायम की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज आप जान रहे हैं। औद्योगिक नीति, हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, गोपाल भैया भी बैठे हुए हैं जो सभी चीजों को समझते हैं, अकाउंट्स को। आज बैंक में पूरा देश का उद्योग जगत एनपीए के दौर से गुजरा है। भूपेश बघेल जी ने ऐसी नीति लाई है कि उद्योग को एनपीए की संभावनाओं से बाहर किया है। 60% से 150% तक की सब्सिडी 10 सालों में किसको बोलते हैं। मतलब आप 100 करोड़ का इंडस्ट्री डाल रहे हैं तो उसका 150% आपको सरकार देगी, चाहे रॉयल्टी के उसमें, चाहे बिजली बिल माफ करके। तो आप एनपीए होंगे कहां से? 10 साल में अगर 150% मिल रहा है तो 15% प्रति वर्ष आपको जा रहा है लागत का। तो आपका इंटरेस्ट, जो एक खतरा रहता है एनपीए होने को एक उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए, उससे उद्योग जगत को मुख्यमंत्री ने बाहर किया। भूतो न भविष्यो, ऐसी औद्योगिक नीति ना आई है ना आएगी। अग्रवाल साहब, 2,500 रुपए से शुरुआत हुई थी धान का जो एमएसपी, उसके अलावा जो एडिशनल आप देते हैं पैसा, उसमें मिलाकर प्रति क्विंटल 2,500 से शुरुआत हुई थी, जो अब 2,800 के आसपास आ गई है। और लोगों को उम्मीद है कि चुनाव आते आते आप उसको 3,000 तक भी ले जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जो गोबर लोगों को लगता था कि गोबर किस काम का है, उस गोबर ने बहुतों की जिंदगी यहाँ बदल दी। वो गोबर जो 2 रुपए का आता था, शायद आने वाले समय में वो 4 या 5 रुपए का भी आने लगे। ये वो बेसिक चेंजेस थे अर्थव्यवस्था में, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगातार बल जिसने दिया। और उस समय जब कोविड काल के समय लगातार इंडस्ट्री, चाहे व्यापार जगत है, पूरी तरह से औंधे मुंह गिर गया था। छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह का मंदी का असर नहीं था। क्या उसका सबसे बड़ा कारण था? सबसे बड़ा कारण था किसानों के जेब में पैसा जाना। 2,500 रुपये हमारा वादा था, वो मुख्यमंत्री जी ने किया। बाद में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत में 9,000 रुपये प्रति एकड़ का दिया। तो प्रति एकड़ 9,000 देना मतलब 600 रुपये क्विंटल हो गया। 15 क्विंटल धान का उपार्जन होता है एक एकड़ में। 600 रुपये क्विंटल फिक्स कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। दूसरा कोई होता, समर्थन मूल्य बढ़ा तो कहते कि हमको 2,500 देना है, तो वो 9,000 को 8,000 भी कर देते। इन्होंने कहा 9,000 फिक्स रहेगा, जितना एमएसपी केंद्र सरकार बढ़ाएगी। आज 2,640 रुपए मिल रहा है किसान को, हमारे कमिटमेंट से 140 रुपए क्विंटल ऊपर। आने वाले चुनाव तक मोदी जी हो सकता है 150 रुपए धान का भाव और बढ़ा दें किसानों की हमदर्दी लेने के लिए, तो 2,800 भी जा सकता है, 3,000 भी जा सकता है। पर हमारा 9,000 रुपए प्रति एकड़ वह फिक्स है। वह भूपेश ने एक वादा किया है, उसको पूरा करेगा। और जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, वह गोधन न्याय योजना की, गोधन न्याय योजना में आपको नहीं मालूम कि जो उसके लाभार्थी हैं, जो स्वयं सहायता समूह जो उस गोठान की बनी हुई है, गोबर उन्होंने 2 रुपए में किया, सरकार ने 2 रुपए में उसका भुगतान किया। वर्मी कंपोस्ट बना के उन्होंने जो विक्रय किया, विक्रय करने के बाद जो लाभांश आया वो उनके बीच में गया। उस लाभांश से लोगों की जिंदगी बदल गई है, जीवन स्तर सुधर गया है,
मतलब 25-25 हजार रुपए महीना भी कमा रहे हैं जो मेहनत कर रहा है। अग्रवाल साहब, एक ग्राम स्वराज मुझे बहुत अच्छे से आ जाए। जब पिछली सरकार में ग्राम स्वराज हुआ करता था, अब इस सरकार में हो रहा है भेंट मुलाकात। हम में से बहुत लोगों ने जब फोटो खिंचवाने की कोशिश की थी पिछले 15 साल, तो किसी को कोहनी पड़ता था, किसी को कहीं बंदूक वाले कोई सामने आ जाते थे। ये मुख्यमंत्री वो हैं, सरलता के साथ एक बच्ची को गोद में ले लेते हैं, भौरा वहीं वहीं चला लेते हैं, बच्चों के साथ खेल भी लेते हैं। ये छवि कितना काम करती है एक आम जनता के मन में कि उनका मुख्यमंत्री है, उनके बीच का मुख्यमंत्री एक किसान है, वो हमारे साथ खड़ा हुआ और हमारी हर विपदा में वो हमारे साथ खड़ा होगा। भूपेश किसान का बेटा है, छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र है। मैंने बहुत मुख्यमंत्री के साथ काम किया है। मुख्यमंत्री निवास में घुसना अपने आप में एक प्रोजेक्ट हुआ करता था। भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री निवास में आम आदमी सुगमता से प्रवेश पा रहा है, आप भी देखते हैं। चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे व्यापारिक संस्थाएं हों, चाहे राजनीतिक संस्थाएं हों। इनके संघ के लोगों ने गोधन न्याय योजना में हमारे धमतरी के भाई भी आरएसएस के लोग गए थे जो भूपेश बघेल जी को सम्मानित किए थे। बहुत सुर्खियां बट रहा था वो कार्यक्रम, बहुत सुर्खियों में रहा था वो कार्यक्रम। वो मामला सुर्खियों में रहा था। दूसरा चीज, प्रदेश की अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर पूरा देश मंदी के दौर से गुजर रहा था। छत्तीसगढ़ में कहीं आर्थिक मंदी नहीं थी, बल्कि छत्तीसगढ़ का जीएसटी कलेक्शन ज्यादा हुआ। छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में 33% की बढ़ोतरी हुई। आज किसान को जैसा पैसा मिला तो हर आदमी ने जरूरत के मुताबिक चाहे मोटरसाइकिल ली, चाहे उसने अपने परिवार के, अपनी पत्नी के लिए गहने बनवाए, चाहे मोटर पंप लिया, बोर कराया, ट्रैक्टर लिया। तो ट्रैक्टर भी सर्वाधिक बिका है इस पीरियड में। जब कोरोना काल बोलते थे तो ट्रैक्टर की बिक्री है, ट्रैक्टर के डीलर बैठे हुए हैं भाई नीलम चंद्राकर, ये लाल हो गए हैं ट्रैक्टर बेच बेच के, ये स्थिति है। अभी भी बोल रहे हैं समय नहीं रहता मेरे पास, इतना भीड़ रहती है। इसके बाद एक मैं और आपसे बात, क्योंकि जनता के सवाल कुछ आए हैं मेरे पास। जनता का ये कहना है कि धमतरी अभी भी विकास के रास्ते बहुत दूर है। यहाँ आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब चीजें अब आनी चाहिए। इंडस्ट्री देखिए, राइस मिल के अलावा बहुत कुछ है नहीं। क्या प्रोजेक्ट है आने वाले समय में कि धमतरी भी ये मेन मानचित्र में छत्तीसगढ़ के सामने आए? सर, धमतरी एक व्यापारिक नगरी है। यहाँ का विकास, जो औद्योगिक विकास, जो राइस मिल के अलावा दूसरे सेक्टर में नहीं होने का, एक जमाने में ये एशिया की साल टिम्बर की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी। जब से सुप्रीम कोर्ट के जो जंगलों की कटाई पे कुछ प्रतिबंध लगा, सबसे बड़ा कारण रहा है कि यहाँ ब्रॉडगेज की सुविधा नहीं है। कोई भी उद्योग लगाता है तो वह कनेक्टिविटी देखता है, पानी के साधन देखता है, वहाँ रेल की सुविधाएं देखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो तभी डेवलप करेगा जब उसके उद्योग के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर उस जगह पे मौजूद होंगे जो धमतरी में नहीं थे। धमतरी बस्तर का मुहाना है, प्रवेश द्वार है बस्तर का, यहाँ से कुछ किलोमीटर के बाद बस्तर लग जाता है। तो ब्रॉडगेज की बात तो चली रही है। जिस दिन ब्रॉडगेज होगा तो धमतरी का विकास बहुत तेजी से, मतलब आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ माता महानदी की कृपा है, पानी की कमी नहीं है। इधर उद्योग के लिए जो मिनरल चाहिए बस्तर मौजूद है। आवश्यकता है कि कनेक्टिविटी और परिवहन, लॉजिस्टिक जो है, आज हम लॉजिस्टिक में पीछे हैं, वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, जिसको सुधार लाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भी यहाँ औद्योगिक क्षेत्र, मेरी कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है, शासन स्तर पे भी चर्चा हुई है कि नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएं। जो धमतरी शहर के अंदर जो उद्योग हैं, जिसके बारे में प्रदूषण के मुद्दे आते हैं, सबको विस्थापित किया जाए तो धमतरी का विकास अपने आप दिखने लगेगा। इस सरकार में एक चीज और मैंने देखा है रामगोपाल साहब, की राज्य प्रशासनिक सेवा से जो कलेक्टर बनते हैं, आईएएस जो बनते हैं, उनको बहुत यहाँ पर दिया जा रहा है मौका। चाहे मैं पुलिस में भी देखूं, ये सब मौके पहले नहीं मिलते थे। डायरेक्ट आईएएस, डायरेक्ट आईपीएस लोगों को ज्यादा मौके मिलते थे। क्या इसका बड़ा कारण मानते, क्योंकि फील्ड से होकर आते हैं, हर तरह की हर चीजों को समझते हैं, इतना लंबा एक्सपीरियंस होता है, तो उससे बेहतर काम हो सकते हैं फील्ड पे? उसके पीछे जो मेरी समझ से मूल कारण मैं मान के चलता हूं कि जो स्टेट सर्विसेज से आते हैं वह मूलतः छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। इन लोगों को मौका नहीं मिलता था जब मध्य प्रदेश एक था। पिछली सरकार में भी कोई रीवा का है, कोई सतना का है, कोई भोपाल का है, कोई बॉम्बे कस्टम से आया है, वह यहाँ राज कर रहे थे और यहाँ शासन चला रहे थे।
भूपेश बघेल जी ने, मैंने आपसे कहा था कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास जीतना, तो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विसेज से भी जो अधिकारी आए हैं वो सक्षम हैं और उन्होंने काम करके दिखाया है। आज इस प्रदेश में, प्रदेश के विकास में उनका बराबर का योगदान है। कोरोना काल में हम लोग जिस स्तर से गुजरे हैं, निश्चित तौर पर मैं इन अधिकारियों की टीम को साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं। इन्हीं लोगों के भरोसे जो बोलते हैं स्टेट सर्विस, सेंट्रल सर्विस, कोई स्टेट सेंट्रल नहीं। जो काम अच्छा करेगा भूपेश जी उसको प्रभार देंगे, जो काम अच्छा नहीं करेगा तत्काल उसको साइड करेंगे। राज्य में अगर हम देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इन 3.5 सालों में अग्रवाल साहब बहुत काम हुए हैं, लेकिन शहर की जनता अब ये जानना चाह रही कि आने वाले समय में, क्योंकि अब 1.5 साल बचे हैं चुनाव में, 1.25 साल बाद शायद आचार संहिता के दौर से गुजरना पड़े, क्या मुख्यतः चीजें रहेंगी धमतरी के लिए जो आने वाले समय में शहर की जनता देखने को मिल पाएगा धमतरी के लिए? धमतरी में, यहाँ धमतरी क्षेत्र का जो जहां तक बात है, एक बहुत पुरानी लंबित योजना है गोकुल नगर। जिस ढंग से नोटबंदी में संशोधन, सारी योजनाओं में इनके संशोधन, उसी ढंग से यह योजना जब कांग्रेस ने विरोध सड़क पे चालू किया तो 3 दिन के अंदर 3 दिन का संशोधन उन्होंने किया। इस योजना में यह है भाइयों, लोगों को पता नहीं, अग्निपथ पेपर में पढ़ते हैं, रख देते हैं अग्निवीर क्या है। अग्निपथ ऐसा अभिशाप इस देश पे होगा, इस देश को गृह युद्ध की ओर ले जाएगा। इसके दुष्परिणाम अभी मोदी जी नहीं समझ रहे हैं या समझकर इस योजना को लाए हैं। ये तो मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को सेना में आप स्थान देते हैं सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल के बाद हमारा वो साथी, युवा साथी क्या करेगा, इसके बारे में कहीं कोई श्योरिटी नहीं है। 21 साल वह उम्र होती है कि जैसा भी उसको ढालना चाहो युवा को आप ढाल सकते हो। सीधे रास्ते ले जाएंगे तो वह विकास की ओर बढ़ेगा, अगर टेढ़े रास्ते में ले जाएंगे तो वह विनाश की ओर बढ़ेगा। आपकी क्या मनसा है वो आप समझो। 4 साल की ट्रेनिंग किस लिए भाई हो? सेना में 50,000 से अधिक हमारे सैनिक, अधिकारी, जवान प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। रीसेटलमेंट डायरेक्टरेट जो है उसमें नियम है कि हमारे रिटायर्ड जवान जो अपनी सेवा देने के लिए सक्षम रहते हैं, निश्चित तौर पर वो स्वस्थ रहते हैं सेना से आए हुए, तो 2 से 3% को रीएम्प्लॉयमेंट हुआ है, उसके बाद सारे बेरोजगार हैं। फिर पूर्ववर्ती सरकारों ने योजना बनाई थी कि जो सैनिक रिटायर होगा उसको पेट्रोल पंप दिया जाएगा, उसको जमीन दी जाएगी, उसको रोजगार में मदद की जाएगी, उसको पेंशन मिलेगा। तो इस योजना में कुछ भविष्य की सुविधा नहीं है। 21 साल के युवा को 4 साल वह नौकरी करेगा सेना की, 4 साल के 25 साल की उम्र में उसको निकाल दिया जाएगा। जिस दिन वह विवाह के लिए, उसके लिए उसके माता पिता लड़की देखने जाएंगे तो वह भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आ चुका होगा, बेरोजगार रहेगा। दूसरा चीज, 4 साल के अंदर यह दक्ष हो जाएगा वेपन्स को चलाने के लिए, हथियारों को संचालित करने के लिए। अगर बेरोजगार युवक को आप समाज में छोड़ दें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में, तो समाज का क्या होगा सोचिए। अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा, भूखा मरता हुआ, निश्चित तौर पर वह गलत रास्ते पे जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी या अमित शाह जी की यह योजना है कि जब कांग्रेस ने दबाव डाला तो 25% लोगों को 4 साल के लिए देंगे, बाकी 75% लोग डिस्क्वालीफाई होंगे, पात्रता नहीं रखेंगे। 25% का मापदंड क्या है यह आज तक क्लियर नहीं किया गया है। तो 25% का मापदंड जो मैं अपनी समझ से बता रहा हूं, हो सकता है आपको भविष्य में आप बोलोगे कि आपने उस दिन सही कहा था। आरएसएस विचारधारा के लोगों का चयन करके सेना में भेजना, उनको हथियार संचालित करने के लिए निपुण करना और अपनी एक सेना खड़ी कर उसको समाज के बीच में छोड़ना, यह नीति हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, जो युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सर्वोच्च सम्मान प्राप्त सेना, उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। अरे चीन तो हमारे देश के अंदर आके घुस के बैठा हुआ है, उसकी चिंता नहीं। ये क्या अग्निवीर उनसे लड़ेंगे? हमारे दक्ष सिपाही
जो सालों साल अपना प्रशिक्षण लेकर एक जवान बनता है, एक जवान हमारा 20 जवान के बराबर होता है, उन जवानों के भविष्य पे आप कुठाराघात कर रहे हैं। नई भर्ती क्यों नहीं करते? जो युवा हमारे बिहार के, बंगाल के, यूपी के, नॉर्थ ईस्ट के, जो सेना में भर्ती के लिए सालों साल वर्जिश करते हैं, सालों साल एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, हिस्ट पोस्ट रख के अपने आप को उसके कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं, आज सबको आपने धो दिया। सिर्फ 4 साल के लिए हम 46,000 लोगों को भरेंगे और प्रतिवर्ष की रिक्वायरमेंट 50,000 से ऊपर है। तो यह योजना के पीछे कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र भी नजर आता है मेरी नज़र में। आगे राहुल जी ने आह्वान किया है कि इस योजना की लड़ाई हम शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे। सत्याग्रह के माध्यम से आज धमतरी विधानसभा में भी हुआ, पूरे हिंदुस्तान के समस्त विधानसभा में यह धरना प्रदर्शन हुआ है और जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक की लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में लड़ेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इसके